हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन कब बन जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ में ही जनसंख्या की परिभाषा के लिए कौन से जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया था। यदि बच्चों आपको मानव संसाधन और जनसंख्या के संबंधित जो परिभाषा के जो महत्वपूर्ण वो बिंदु कौन से हैं उनके बारे में समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। उसका दो फायदे हैं बच्चों, एक तो पिछला वीडियो तो समझ में आएगा ही, साथ में जो आज का जो वीडियो है उससे संबंधित या उससे ही जुड़ा हुआ होने के कारण ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए आज का जो हमारा बिंदु है वो है विश्व जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जो जनसंख्या की परिभाषा बिंदु के अंदर पहला बिंदु यही बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पिछला वीडियो आप जरूर देखें। तो आज हम शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या का आकार एवं वितरण। आपने देखा कि विश्व के अंदर किसी भी स्थान पर या किसी भी देश के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है बच्चों वो एक समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है और कहीं पर बच्चों बहुत ही कम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के अंदर जाते हैं तो वहां पर जनसंख्या का सघनता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि अपन उत्तरी ध्रुव के आसपास जो ग्रीनलैंड है या फिर अलास्का के जो क्षेत्र है या आर्कटिक क्षेत्र के आसपास के जो एरिया है वहां पर देखते हैं तो वहां पर जनसंख्या बच्चों बहुत ही क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो उसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए इनके बारे में हम ज्यादा अध्ययन अभी नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो बिंदु है या टॉपिक है वो है हमारा जनसंख्या का आकार। उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला बिंदु है भारत की जनसंख्या का आकार बहुत ही बड़ा। यदि हम भारत को देखते हैं तो क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या क्या पाई गई है, बहुत ही अधिक मात्रा में या बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल तो इसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है वो भारत का क्या है, क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के अंदर विश्व की लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है, भारत में कर। इसलिए भारत के इस क्षेत्रफल के अंदर विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग निवास करता है। याद रखना, विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत का स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो पहला स्थान विश्व में किसका स्थान है, चीन का है, और दूसरा स्थान किसका आता है, भारत का आता है। किसका आता है, भारत का आता है। फिर हम पर देखते हैं तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर। तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर यदि हम देखते हैं तो चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवें स्थान पर इंडोनेशिया है और छठे स्थान पर कौन है, ब्राजील है। और सॉरी, पांचवें स्थान पर कौन है, ब्राजील है। वापस लेना, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पांचवें स्थान पर ब्राजील, और छठे स्थान पर यदि अपन जाते हैं तो पाकिस्तान का स्थान आने लग जाता है। किसका स्थान आ जाता है, पाकिस्तान का जनसंख्या में छठा स्थान देखने को मिलता है। तो आपने देख लिया होगा विश्व के 5 क्रमबद्ध देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान, ये जनसंख्या की दृष्टि से क्रमबद्ध देश हैं। फिर अगला बिंदु 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हुई, 1 अरब 21 करोड़ 19,34,322। याद रखना बच्चों, 1 अरब 21 करोड़ 19,34,322
22 यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। ये है भारत की जनसंख्या। लेकिन आपको लगभग कितनी याद रखनी, 121 करोड़, आपको ये याद जरूर रखनी। ये पूरा डाटा याद ना हो तो ये तो आपको याद रखनी है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% भाग है। लगभग कितना है, 17.3%। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आता है 2.4%। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना है, सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल है। और यहाँ पर विश्व की 17.3% जनसंख्या इस 2.4% भाग पर पाई जाती है। और एक शब्द आया जनगणना। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भी है, समझा भी है कि जनगणना क्या होती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। प्रति 10 वर्षों के अंतराल में आधिकारिक रूप से की गई गणना बच्चों जनगणना कहलाती है। तो आपको जनगणना की परिभाषा भी मालूम चल गई होगी। फिर अगला बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नोटेड द बिंदु। काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि 2011 के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, 19,95,81,437। 19,95,81,437 कुल मिला 19.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 19.9 करोड़ जो जनसंख्या है वो अकेले कहां निवास करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। फिर अगला बिंदु देते हैं कि भारत में हिमालय क्षेत्र, भारत में कौन सा, हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम है की जनसंख्या केवल कितनी है, 6,07,688। वापस सुन लेना, हिमालय में स्थित जो सिक्किम राज्य है उसकी जो जनसंख्या कितनी है, 6,07,688 जो जनसंख्या है वो सिक्किम में निवास करती। इस तरह अपन देखते हैं तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ, सिक्किम हुआ। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। जो देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.05% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और देश की जो कुल जनसंख्या उसका कितना रेशियो सिक्किम में निवास करता है, सिर्फ 0.05% ही सिक्किम में निवास करता है, बाकी अन्य राज्यों के अंदर निवास करता है। फिर अगला बिंदु लेते हैं, लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। याद रखना बच्चों, ये हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर सिर्फ कितनी जनसंख्या निवास करती है, 64,429। नोटेड द पॉइंट, याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। यह पॉइंट अपन को याद रखना। फिर अपन भारत के राज्यों के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में, और सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में। ये बात हो गई। फिर अपन यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होती है वो दिल्ली में है। कौन सी है बच्चों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। और सबसे कम कहां पर है, लक्षद्वीप में। कहां पर है, लक्षद्वीप में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं कि सिर्फ लक्षद्वीप की 64,429 लोग निवास करते हैं। फिर अगला बिंदु देखते हैं, भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण पॉइंट मान लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन भी कर लेना कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या या फिर भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो इन 5 राज्यों के नाम लिखने, सबसे पहले यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य भारत के ऐसे हैं बच्चों जिसकी लगभग 50% भारत की जनसंख्या इन्हीं राज्यों के अंदर निवास करती है, ठीक है बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा लोग निवास करने के क्या कारण हैं, तो उसका सबसे पहला कारण यही है
जल स्रोत की प्राप्ति। दूसरा कारण उपजाऊ भूमि का होना। क्या है? उपजाऊ भूमि का होना। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जनसंख्या क्या रहती है? अधिक रहती है। और तीसरा कारण समतल भूभाग का होना, जिसके कारण परिवहन जाल, कृषि क्रिया करना और औद्योगिक क्रिया का बसाव करना, या तक कि भवनों का निर्माण करना, ये सब क्रिया क्या है? समतल क्षेत्र में क्या होती है? आसानी से होती है। तो इस कारण से वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। फिर अगला बिंदु देखते हैं। राजस्थान की दृष्टि से राजस्थान का भारत का 8वां स्थान रहता है। याद रखना बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और घनत्व की दृष्टि से 18वां, लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां। तो ये अलग अलग प्रारूप है जो हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट आया इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां, घनत्व की दृष्टि से 18वां, लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां स्थान रखता है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और भारत के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। या फिर अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस तरह भी याद कर सकते हैं। यदि अपन शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। और या फिर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल के पीछे जो यूनिट है वही महत्वपूर्ण इकाई है जो उसके भाग को दर्शाती है। यदि आप यूनिट गलत लिख दिया तो वो सवाल उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो देखिए कितनी है? 6,86,21,012। वापस सुनना बच्चों, 6,86,21,012 जो राजस्थान की जनसंख्या, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है। और राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? 5.67। और यदि पूछ ले कुल जनसंख्या कितनी है? 6,86,21,012, मतलब 12 जनसंख्या निवास करती है। अगला बिंदु, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। नोटेदा बिंदु याद रखना बच्चों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? जयपुर के अंदर। कहां पर पाई जाती है? जयपुर के अंदर, जिसकी जनसंख्या 66,63,971। 66,63,971 जो जनसंख्या है वो सिर्फ कहां पाई जाती है? जयपुर के अंदर पाई जाती है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 6,72,008। 6,72,008 है। वो सिर्फ जैसलमेर के अंदर जनसंख्या निवास करती है। तो आपने देखा बच्चों कि राजस्थान है, भारत है, विश्व है, उन सब के अंदर सभी जगह पर जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती है, बल्कि उनके अंदर क्षेत्र विशेष के आधार पर परिवर्तन देखने को मिलता है। वही परिवर्तन जनसंख्या का आकार और वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या का आकार और वितरण। अब हम बच्चों लेंगे टॉपिक, हमारा नया टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। देखो बच्चों, हमने जनसंख्या की परिभाषा के जो 3 बिंदु पढ़े उनमें से हम दूसरा बिंदु ले रहे हैं। कौन सा बिंदु ले रहे हैं? दूसरा, जो है जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए बच्चों जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं इसकी जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के मध्य
लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। वापस सुन लेना, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। सूत्र P1 माइनस P2 बटा P1, P1 माइनस P2 बटा P1 अर्थात P1 इजिकल टू पिछले वर्ष की जनसंख्या या पिछले दशक की जनसंख्या लिख सकते हैं। पिछले दशक की भी जनसंख्या लिख सकते हैं, पिछले वर्ष की भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे तो एक वर्ष के लिए भी निर्धारण कर सकते हैं, 10 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं। P2 इजिकल टू वर्तमान दशक की जनसंख्या या इंटू 100 लिखना बच्चों, ठीक है। और आपको पता ही है 100 होता है वो प्रतिशत के अंदर निर्धारित करते हैं, ठीक है। नोट, इसी के आधार पर एक सवाल है, आपने देखा पिछले वर्ष मतलब 2001 की जनसंख्या कितनी थी? 102.8 करोड़ या 102 करोड़ मान लो भी, कितनी थी? 102 करोड़। और 2011 की 121 करोड़। अब अपन को इन दोनों को जनसंख्या मतलब हो गई दो समय अंतराल, एक 2001 का हो गया और एक 2011 का होगा। इन दो समय अंतरालों के मध्य अपन को क्या निकालनी है? जनसंख्या वृद्धि निकालनी है। तो अपन क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं P1 का मतलब होता है पिछले वर्ष की जनसंख्या, तो कितनी हुई? 102 माइनस वर्तमान वर्ष की जनसंख्या 121 बटा और फिर वापस कौन सी हो गई? P1 मतलब पिछले वर्ष की जनसंख्या, ये हो गई। तो अपन इसमें थोड़ा सूत्र में थोड़ा चेंजिंग कर देंगे, P2 माइनस P1 इजिकल टू P1, ठीक है। इसकी संख्या इसी तरह लिखी जाएगी 121 माइनस 102। तो इसमें कितने का अंतर होगा देख ले, तो 19 का आता है, 19 करोड़। कितने का है अंतर? 19 करोड़। अब 19 करोड़ बटा 102 इंटू 100, इसी के आधार पर अपन निकाल देंगे। तो बात की जो 1900 बटा 102 उत्तर आएंगे। अब 1900 बटा 102 को करते हैं तो लगभग जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। जनसंख्या वृद्धि के देखते हैं, ये दो रूपों में देखने को मिलती है, जिसमें से पहला है सापेक्ष वृद्धि। कौन सी है? सापेक्ष वृद्धि। और दूसरी है वो है निरपेक्ष वृद्धि। याद रखना बच्चों, वृद्धि को हम कितने रूपों में दर्शा सकते हैं? दो रूपों में, सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि। ये हमेशा बच्चों प्रतिशत के रूप में होती है। ये हमेशा क्या होती है? प्रतिशत के रूप में होती है और यह संख्यात्मक रूप से होती है। याद रखना, इसमें प्रतिशत नहीं होता है, याद रखना। जैसे इसमें आया था अंतर कितने का? 19 करोड़ का। तो ये कौन सी वृद्धि हुई? सापेक्ष वृद्धि। और जो आगे प्रतिशत में जो वृद्धि आएगी वो कौन सी होगी बच्चों? निरपेक्ष वृद्धि। कौन सी होगी? निरपेक्ष वृद्धि। तो याद रखना, वृद्धि को दो रूप होते हैं, सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि। इस दो रूपों के अंदर इसको हम ज्ञात करते हैं। फिर अपन लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के या परिवर्तन के कारक। इसमें हम लेते हैं परिवर्तन के कारक या घटक। कारक या घटक, इसके 3 घटक होते हैं बच्चों। कितने घटक होते हैं? 3। पहला है जन्म दर। क्या है? जन्म दर, ये पहला घटक।
अब जन्म दर क्या होती है वो सुन लेना, याद रखना बच्चों। एक वर्ष के अंतराल में 1000 बच्चे जितने भी जन्म लेते हैं या 2000 लेते हैं, जितने भी लेते हैं, उन जन्म लेने वाले बच्चों में जो जीवित बच्चे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर। आपको खुद को मालूम होनी चाहिए बच्चों, क्या जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे जीवित रहते हैं क्या? नहीं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जन्म के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मृत्यु होती है उसको हम उसको नहीं गिनते, बल्कि जो जन्म लेने के दौरान जो जीवित बच्चे बचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर। तो याद रखना, प्रति 1000 बच्चों पर, या फिर ऐसे नहीं लिख सके तो अपन सीधी भाषा में आप लिख लो कि किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर। किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, जन्म दर कहलाती है। दूसरी है मृत्यु दर। दूसरा घटक कौन सा है, मृत्यु दर। इसकी भी परिभाषा नॉर्मल सी परिभाषा है बच्चों। इसमें भी किसी क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर। देखो मृत्यु दर में आप याद रखना बच्चों, क्योंकि बूढ़े की भी मृत्यु होती है, युवा की भी होती है, बच्चे की भी होती है, इसलिए पर्टिकुलर्स में किसी भी स्थान शब्द का प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, लोगों। तो याद रखना कि किसी क्षेत्र में जितने लोग मर रहे हैं उनको मृत्यु दर में लेते हैं, जो जन्म लेने वाले से जीवित बच्चे हैं उनमें जन्म दर में लेते हैं। और तीसरा कारण है प्रवास। क्या है, प्रवास। अब प्रवास क्या है, तो एक बात याद रखना बच्चों कि व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आवागमन करना क्या कहलाता है, प्रवास। मतलब आप बच्चों जब घर से स्कूल आते हो, स्कूल से आप कहाँ जाते हो, वापस घर जाते हो, तो स्कूल का आना और घर वापस जाना, ये जो आने और जाने का जो प्रोसेस है बच्चों, उसी को आप क्या कहते हैं, हम प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास। और फिर प्रवास को अपन दो रूपों में देखते हैं, आंतरिक प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास, दोनों नाम से भी जान सकते हैं, याद रखना बच्चों। और दूसरा प्रवास का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब आंतरिक प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो नॉर्मल सी परिभाषा है बच्चों, किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है बच्चों, आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो किसी एक राष्ट्र से अन्य राष्ट्रों के मध्य लोगों का प्रवास क्या कहलाता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ये दो प्रकार के प्रवास मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। फिर उसके अलग अलग भेद भी हैं जो बहुत ही आगे आप जब 12th क्लास में जाओगे तो इसको अच्छी तरह से समझोगे। आंतरिक प्रवास किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला प्रवास। जैसे बच्चों आप जयपुर से आप दिल्ली गए, जयपुर से आप कहाँ गए, दिल्ली, तो वो कौन सा प्रवास हुआ, आंतरिक प्रवास हुआ। क्यों,
दिल्ली और जयपुर दोनों ही भारत के अंदर ही स्थित है। यदि आप बच्चों आपने दिल्ली से आप चले गए श्रीलंका या फिर आप राजस्थान से श्रीलंका चले गए तो राजस्थान भारत के अंदर है और श्रीलंका एक अलग राष्ट्र है। तो दो राष्ट्रों के बीच में जब प्रवास हुआ तो उसे हमने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है बच्चों, तो ये जनसंख्या वृद्धि को परिवर्तन करने वाले घटक कितने हुए, 3, एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। फिर जनसंख्या की परिभाषा, फिर जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र और उनके प्रकार, ये सब हमने जनसंख्या वृद्धि टॉपिक के अंदर देखे हैं। और बच्चों जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा बिंदु है जिससे हम एक वर्ष में, एक दशक के अंदर, एक शताब्दी के अंदर या करोड़ों वर्षों के दौरान जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उन सबको हम अध्ययन के रूप में देख सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि हम फ्यूचर के अंदर भी जो जनसंख्या के जो वृद्धि का रेशियो बनता है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी जनसंख्या वृद्धि किस रूप में हो सकती है और कितनी होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि से एक बिंदु निकलता है जनांकी संक्रमण। जो जनांकी संक्रमण है वो फ्यूचर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगवाता है। तो आज अपने बच्चों क्या पढ़ा, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या वृद्धि, उनके घटक और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया और उसको समझा है। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जनसंख्या के जो घटक के अलावा जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं जिसके कारण ये जनसंख्या प्रभावित होती है उसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।